और अब बात करेंगे सियासत की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों को लेकर उसमें ही फैसला होगा। दूसरे दलों की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा दाखिल किया। वो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फडणवीस यहां से लगातार 3 बार जीत चुके हैं, यानी कि जीत की हैट्रिक वो यहां से लगा चुके हैं। और पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, जो उनकी हार जीत का अंतर रहा है उसके लिहाज से भी, और जो लगातार 3 बार वो जीते हैं उसके लिहाज से भी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी का गढ़ है। और इसको लेकर बीजेपी काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रही है। इस सीट को लेकर देवेंद्र फडणवीस खुद काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं इस सीट को लेकर। और आज जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया कि छठी बार उन्हें टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिए वो पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के आभारी हैं। क्या कहा उन्होंने, और आइए सुनते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। आपको बता दें कि नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस हैं, जो 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में, 2014 में, 2019 में लगातार 3 बार उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने यहां से प्रफुल्ल को उतारा है। उनका नाम है जो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल गुडधे। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस सीट के तमाम समीकरणों को समझाने के लिए। रौनक, लगातार 3 बार जीत और एक बार फिर से प्रफुल्ल उनके सामने चुनावी मैदान में, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर क्या दिख रहा है? जी देखिए अनंत, मैं आपको बता देता हूँ कि 2009 से लगातार देवेंद्र फडणवीस इस सीट से जीते, लेकिन इसके पहले भी वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। जब ये परिसीमन हुआ था उसके पहले इस सीट को पश्चिम नागपुर की सीट कहा जाता था। अब इस सीट को दक्षिण पश्चिम नागपुर कर दिया गया है, थोड़ा 2 सीटों को डिवाइड कर दिया गया है। इसीलिए लगातार 3 बार देवेंद्र फडणवीस इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और ये इनकी छठी टर्म होगी जब वो विधानसभा के चुनाव के लिए मैदान में उतरे। अब जैसा आपने सवाल पूछा कि यहाँ पर समीकरण कैसे है, देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी सुरक्षित ये सीट मानी जाती है, तो देवेंद्र फडणवीस ने आज जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया पर्चा दाखिल करते हो, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की जीत यहाँ पर लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से प्रफुल्ल गुडधे पाटिल, जो कि एक ओबीसी समुदाय से आते हैं और जिस इलाके से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे, जिस दक्षिण पश्चिमी सीट से, वहाँ पर ओबीसी का अपना एक दबदबा माना जाता है। दलित वोटिंग भी वहाँ पर बड़ी संख्या में है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इससे पोलराइज करने की कोशिश की गई तो फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, और इसीलिए प्रफुल्ल गुडधे को यहाँ से टिकट दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फडणवीस ने निश्चित तौर पर आज इशारों में महाविकास आघाड़ी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी से निपटने की महायुति को जरूरत नहीं है, उनकी जो लाडली बहना योजना है वही महाविकास आघाड़ी को निपटा देगी। तो कुछ इस तरह से आज महाविकास आघाड़ी को घेरने की, इन शब्दों के जरिए घेरने की कोशिश फडणवीस ने की है। जी आते हैं आपके पास रौनक, एक और खबर है उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी है। पहले खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। खबर यह है कि वर्ली से मिलिंद देवड़ा को टिकट दे सकती है शिवसेना शिंदे। दक्षिणी मुंबई से 2 बार लोकसभा सांसद रहे मिलिंद देवड़ा अभी राज्यसभा सांसद हैं। मिलिंद देवड़ा अभी वर्ली से शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे हैं विधायक। आपको बता दें वर्ली में होगा आदित्य ठाकरे बनाम मिलिंद देवड़ा, ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं। रौनक का सीधे रुख करते हैं। रौनक, वर्ली की सीट इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है। एक प्रकार से जो वर्ली का वोटर फैब्रिक है उसको लेकर भी कहा जाता है कि भी थोड़ा मिक्स फैब्रिक है यहाँ पर वोटर्स का। उस लिहाज से देखें तो मिलिंद देवड़ा अगर उतरते हैं मैदान में तो कितनी बड़ी टक्कर ये होगी?
नहीं, अगर ये फैसला होता है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि लगभग मिलिंद देवड़ा का नाम फाइनल हो गया है और महायुति के बीच में जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था उसमें एक वर्ली की भी सीट थी, क्योंकि बीजेपी भी ये सीट शाइना एनसी और वहाँ के स्थानीय नेता है संतोष पांडे उनके लिए चाहते थे। लेकिन अब जो शिवसेना शिंदे गुट के सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक इसका पेच जो है वो जो फंसा हुआ था वो क्लियर हो गया और शिवसेना के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है। और एकनाथ शिंदे यहाँ से मिलिंद देवड़ा को उतारने की तैयारी में। दरअसल जैसा आपने कहा कि सीट का फैब्रिक थोड़ा सा अलग है, मिक्स मैच है, कहीं थोड़ा स्लम एरिया यहाँ पर आता है तो कई बड़ी बड़ी इमारतें मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। और इसीलिए मिलिंद देवड़ा को अगर यहाँ से उतारा जाता है तो आदित्य ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे पेश करते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए दोनों ही खबरों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करेंगे और ये भी महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए शुक्रवार को एनसीपी अजित पवार गुट का दामन उन्होंने थाम लिया। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको टिकट देने का ऐलान भी कर दिया। इस बार भी वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी ने कहा है कि मेरे पिता जाते जाते मेरी रक्षा करके गए हैं, हम दोनों निशाने पर थे, मैं मेरे पिता का सपना पूरा करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने कठिन समय में मेरा साथ नहीं दिया। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी शूटर्स पंजाब और दूसरे राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की थी। ये सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में भी शूटर्स से पूछताछ चल रही है। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। आरजू बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। इस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं। ये 4 स्टेट से पकड़े गए हैं, पंजाब से, हरियाणा से। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्टिजेस और कार मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब टारगेट को चुनते थे तो उस टारगेट की गाड़ी में ये जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा देते थे, ताकि उसको जब ये उस पर गोली चलाएं या उसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करें तो वो किसी ऐसी जगह पे हो जो इनके हिसाब से सुनसान हो, जहां ये आसानी से ऑपरेशन कर सकें। हम सीधे रुक करेंगे। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ट्रेस एंड ट्रैक कैसे किया गया, कैसे पुलिस इन तक पहुंची है और आगे भी क्या ऐसी कार्रवाई होने वाली है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसको जानकारी मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ शूटर जो है हरियाणा में एक हत्या करने वाले हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन पे दिल्ली पुलिस ने काम किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में लगातार 23 अक्टूबर से रेड्स कर रही है दिल्ली पुलिस, और रेड्स के बाद 7 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा में सुनील पहलवान, जो कि एक बाहुबली है वहाँ का और पॉलिटिकल कनेक्शन भी है उसकी हत्या ये लोग करने वाले थे, और उसकी घर की 2 बार ये रैकी भी कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग जिस टारगेट को उनको मारना होता था उस टारगेट की गाड़ी में ये लोग जीपीएस डिवाइस लगा देते थे, जिससे कि उसके लगातार उसके मूवमेंट की जानकारी इनको मिलती रहे। पुलिस ने इनके पास से 6 पिस्टल बरामद की हैं और करीब 24 कारतूस बरामद किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस गैंग चला रहा है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। वहीं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ही ली थी। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी
जारी किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर एक खास पेशकश। मैं हूं गौरी द्विवेदी। हम बात कर रहे हैं जो 1945 का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, क्या वो अब भी उसी स्थिति में होना चाहिए या उसमें बदलाव आना चाहिए। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तो दुनिया के 5 ताकतवर देश इसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाए गए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। माना गया कि ये पांचों देश किसी सूरत में दुनिया का संतुलन बनाए रखेंगे। इन्हें वीटो पावर भी इसीलिए दी गई। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 15 अस्थायी सदस्य शामिल किए गए जो हर 2 साल पर बदले जाते हैं। लेकिन बीते 75 वर्षों में दुनिया काफी बदल चुकी है। उसकी आबादी 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। देशों के नक्शे बदले जा चुके हैं। अब शक्ति के पुराने समीकरण नहीं बचे हैं। माना जा रहा है कि पुरानी सुरक्षा परिषद अब दुनिया के हितों की नुमाइंदगी यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती है या कम कर सकती है। उसके नए सदस्य उसमें आने चाहिए, जुड़ने चाहिए। और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है भारत का। ये दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति है। ये आर्थिक शक्ति भी है और कई मायनों में भारत इस वक्त हर एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे आगे है। इसीलिए स्थायी सदस्य इसका बनना आवश्यक है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में यही बात किशोर महबूबानी ने कही और ये भी जोड़ा कि अब सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन की जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्रिटेन हटे और उसकी जगह भारत आए। क्या कहा किशोर महबूबानी ने, पहले उसे सुनते हैं और फिर आगे इस चर्चा को लेके जाते हैं कि क्या ये कितनी जल्दी ये सच हो सकता है और जब भारत यूएनएससी में आएगा तो दुनिया का किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ सकता है। बट सबसे पहले ये चर्चा सुने। How do you see that new world order? Where do you see role of India? We're talking about India's century. How do you see India's role in that new world order? And of course, the entire region, how it's likely to be reshaped in the next couple of decades. Well, as you know, recently I published a column in the Financial Times saying it's time for the United Kingdom to give up its seat in the permanent seat in the UN Security Council to India. And I, by the way, and that's not a frivolous point. It's a very serious point. I was ambassador to the UN for over 10 years. I know the history and background of the UN extremely well. And when the founders of the UN created the concept of the veto, they wanted to give the veto to the great powers of the day, not the great powers of yesterday, right? That's why Germany and Japan didn't get the veto in 1945. So similarly, after so many years, clearly the time has come to change the composition of the great powers of the day. And there's no question that India is already one of the greatest powers of the day. Its economy is now number 5 in the world. By the end of this decade, it will be number 3. And UK, as you know, is slipping down and will probably drop from the top 10 economies in the world. The UK, as a country, is lost. It's elected as a Prime Minister, Boris Johnson, who's a joker, who was succeeded by Liz Truss, who was a joke. So clearly the UK has lost its capability of playing a role on the world stage. इस चर्चा को आगे लेके जाते हैं। लॉर्ड करन बिलेमोरिया हमारे साथ जुड़े हैं लंदन से इस विषय पे बात करने के लिए कि क्या इसकी रूपरेखा हो सकती है जब भारत आए और ब्रिटेन जाए यूएनएससी से। लॉर्ड बिलेमोरिया, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी इंडिया। आई नो you would like the conversation in English. I would prefer if we can keep it a mix of both. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये वाक्य सुना और ये सोच आपको कैसी लगती है जो किशोर महबूबानी ने कही कि अब वक्त आ गया है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आप बैठे हैं लंदन में और उन्होंने यही बोला कि अब यूके यूएनएससी में नहीं हो सकता क्योंकि वो एक हैज़ बिन पावर है, कल की बात थी उसकी शक्ति, आज की नहीं है। मैं अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिबेट में बात कर रहा हूं और वे डिबेट मेरा स्पीच में मैं अभी बोलूंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स का रिफॉर्म जरूरी है। इट इज लॉन्ग ओवरड्यू
और किशोर महबूबानी, प्रोफेसर किशोर महबूबानी दोस्त है मेरा, बहुत साल से उनको मालूम है, और he's a very well respected academic, diplomat, knows the UN very well. But I'm afraid to say I have to disagree with my friend. The United Kingdom is very much still a global power. We may not be a superpower anymore, but we are the sixth largest economy in the world. The United Kingdom is a permanent member of the Security Council of the UN. It is a G7 member, a G20 member, the second most powerful member of NATO, a member of Five Eyes, of AUKUS with Australia and the United States. And I could go on. We are a global power. We have huge influence. However, I have been for a long time saying the P5 is outdated. It needs to be expanded. And the first country that needs to join have a permanent seat in the United Nations is India. Without it, India is now the largest populous country in the world. आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ. I am in agreement with all that you say. Democracy in the world. जी, लॉर्ड बिलिमोरिया, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर मैं आपसे ये प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जब यूएनएससी बना 75 साल पहले, तो ये बात हो रही थी कि आगे देश दुनिया को कौन सी ताकत लेके जाएगी, कौन दिशा दिखा सकती है दुनिया को, और उसमें ये पांचों देशों का नाम आया. क्या आप समझते हैं कि आज से 75 साल, अगले 75 साल यूके दुनिया को दिशा दिखा सकता है, या वो काम अब भारत को करना है? It is not either or. I'm saying it should be expanded. So, for example, there are countries that Brazil, for example, would say that they should possibly have a seat on that council as well. It should be expanded beyond the five. If, for example, we have the G7, the G7 should include India. It should be the G8, including India. The world has changed. And by the way, the United Nations has shown itself to be very, very ineffective. It needs wholesale reform. Look at how has it helped in the Ukraine war? The United Nations, the only thing it helped to do was unblock the port of Odessa when millions, tens of millions of people would have starved after the war started in the summer of 2022. The United Nations played a role to do that. However, how has it helped in the Middle East conflict? How is it helping generally? The UN has shown itself. मेरे पास उन सारे प्रश्नों का जवाब है. I have an answer to all those questions, sir. और मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि either or नहीं हो सकता. It should be UK plus. तो हम तो फिर एक बहुत लंबी चर्चा में चले गए कि जब यूएनएससी रिफॉर्म होगा तब भारत को उसकी परमानेंट सदस्यता मिलेगी. लेकिन आपने एक चीज बोली कि यूएन को कोई सीरियसली नहीं लेता. कोई क्यों नहीं सीरियसली लेता? क्योंकि आज के वर्ल्ड ऑर्डर को वो दर्शाता नहीं है. क्यों लोग भारत को बोलते हैं कि उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो? वो यूएनएससी का मेंबर नहीं है क्योंकि उसे यूएनएससी के मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. मैं ये इसीलिए मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछ रही हूँ कि ये बात आइदर और की इसलिए है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यूएन की फ्यूचर की, उसकी प्रेजेंट की और उसकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. अगर वर्ल्ड ऑर्डर से वो अलाइन नहीं होगा तो कौन सा देश यूएन को सीरियसली लेगा? And to make the UN has to be taken seriously. It does very good work, by the way. The peacekeeping force of the UN around the world, of which India plays a major role. My late father, General Bellemoria, as a captain, was a peacekeeper with the UN in Africa, in the Congo. So I know the effect that the UN can have, which is very good. I mean, the UN food program, there's a lot of good work the UN does. But, and here's the but, it needs wholesale reform. And that does not mean an either or. That means countries like the P5 members and India working together to reform. It can happen, by the way, today. There could be a resolution which requires over 120 countries, and they can say, we want this reform to happen right now. Why don't we do it? It is wrong that these 5 countries have a veto, and then that stalls everything. You can't progress if one of those 5 countries doesn't want to do it. We need to change that. We need to reform the UN. आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी थोड़ी सी हमसे हिंदी में इस चर्चा को आगे ले जाएं. आई नो योर preferred language is English. As I said, a mix would be appreciated for our audiences on Hindi, on NDTV India. मैं ये पूछूंगी, हमने सारे पैमाने अपने ऑडियंस को बताए अभी कि सारे पैमाने जिसमें दो देशों को कंपेयर किया जा सकता है, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, कोई भी और पैमाने हो. ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें यूके इंडिया से आगे हो. और जब हम ये बात करते हैं आइदर और की, तो हम ये बोलते हैं यूके इंडिया बराबर है.
क्या आपको लगता है यूके और इंडिया आज और भविष्य में बराबर है? बराबर ठीक वर्ड नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों एलाइज हैं, हम दोनों जोड़ के काम करना चाहिए आगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, एक नेशन 1.4 बिलियन, यूके 70 मिलियन। One is a giant, one is a tiny country. लेकिन यूके का कैपेबिलिटी बहुत है, वो नहीं भूलना चाहिए। बहुत कैपेबिलिटी, हमारा यूनिवर्सिटीज अमेरिका के साथ सबसे the best universities in the world, including Oxford and Cambridge and Imperial and LSE. We've got the best universities, the best research in the world. So we may be small, but we have a lot of influence. So you cannot compare. और India है, मैं prediction मेरा 2060 India will be the #1 biggest economy in the world. And very soon India superpower भी बन जाएगा। अभी 2 superpower है, USA और China। अभी तीसरा वाला होगा India. It is a matter of years before that happens. There's no question about it. जी। But it's not fair to compare. It's fair to say we work together. Okay. उस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड बिलिमोरिया फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी इंडिया। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको अब आगे लेके जाते हैं, सारे जो पैमाने हैं जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें यूके इंडिया से आगे है और उसको यूएनएससी में बने रहना चाहिए, और इंडिया को इंतज़ार करना चाहिए उस दिन का जब यूएनएससी में एक्चुअली रिफॉर्म हो। इस बात को आगे ले जाने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने गेस्ट को जयंत कृष्णा जो सीनियर फेलो हैं CSIS के, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक, और नरेश कौशिक जो कि पूर्व BBC पत्रकार हैं। धन्यवाद आप सबका एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, मुझे आपसे शुरू करनी है चर्चा, और पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं सारे पैमाने, वो आप हमसे शायद बेहतर जानते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि एक वो देश है जो कि युवा देश है, दुनिया की 20% वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, और एक वो देश है जिसकी आगे की और अभी की, वर्तमान और फ्यूचर की दोनों की उसकी ग्रोथ 1% है, और वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है भी नहीं उसके पास। इन दोनों कंट्रीज को, इन दोनों देशों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? कैसे एक को अंदर बिठाया जा सकता है और दूसरे को वेटिंग लाउंज में बोला जा सकता है? आप रुकिए। जी बहुत धन्यवाद गौरी, मुझे आपके प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आपने 2 देशों की तुलना की है, और आपने अभी जो कहा है वो केवल जनसंख्या के बारे में कहा है। जनसंख्या के बारे में अगर आप देख लें, हम और मापदंड भी देख सकते हैं। नहीं, मैंने जनसंख्या नहीं बोला, मैंने वर्किंग एज पॉपुलेशन बोला। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कोई नहीं, ठीक है, वो कर लीजिएगा, बट यू नो दैट इज टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। वहां पर डेमोग्राफिक्स उनके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, परंतु डेमोग्राफिक्स तो फ्रांस के भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, डेमोग्राफिक्स तो रूस के भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए, बात ऐसी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ अगर आप भारत की तुलना करेंगे तो वो कहीं नहीं खड़े रहेंगे, और वो है अभी उसमें। खाली मेरे विचार से डेमोग्राफिक्स तो चाइना के भी अच्छे नहीं हैं, डेमोग्राफिक्स के लिए केवल यूएस के अच्छे हैं, जो भी ये इसमें यूएन के परमानेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। देखिए, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दैट लेट अस हैव अ डिबेट, बट ये वाला डिबेट अगर यूके को अंदर रखना है या नहीं रखना है, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। भारत को जो अंदर लाना है दैट इज ऑन द रिफॉर्म। नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो डिबेट एक क्यों है, मैं आपको वो बताती हूँ वो डिबेट एक क्यों है, और इसकी हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, और उसमें दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट से लोग, कंट्रीज आनी चाहिए, और वो आज के वर्ल्ड ऑर्डर को एक दर्शाना चाहिए। वो एक बात है, वो कब रिफॉर्म होगा, कब वो एग्जिस्टिंग कंट्रीज वो वीटो अपना छोड़ेंगी, वो कब होगा, वो शायद हम 5 साल 10 साल 15 साल आगे की बात भी कर सकते हैं। इस वक्त प्रेजेंट यूएनएससी को चेंज करके यूके की जगह इंडिया को लाना क्यों आवश्यक है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये यूएन की रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी की बात है। दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूएनएससी की कोई क्यों नहीं सुनता है, यूएन की कोई क्यों नहीं सकता है? कौन सा उसका रेजोल्यूशन है ऐसा जो कौन सा देश मानता है? ऐसा 75 साल पहले नहीं था जब यूएन शुरू किया गया था, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक बॉडी बनेगी जिसे कोई नहीं सुनेगा और वो मार्गदर्शन तो किसी भी देश का नहीं दे पाएगी।
ये मेरा आपसे सवाल है और फिर मैं इसके बाद जयंत सिन्हा जी को लेना चाहूंगी क्विकली। जी नहीं, देखिए आपने कहा जो उसकी क्रेडिबिलिटी, देखिए केवल यूके को रिप्लेस करके भारत को अंदर लाने से आप क्या समझते हैं गौरी, जो यूएन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी? आई थिंक देयर आर अदर मेंबर्स, आप यहां तो कह सकते हैं जो कम से कम चीन एशिया को रिप्रेजेंट करता है, इवन एज फार एज रशिया इज कंसर्न, दैट इज आल्सो एन एशियन कंट्री, वो भी एशिया को रिप्रेजेंट करता है। आपके लैटिन अमेरिका से कोई नहीं है, आपका अफ्रीका से कोई नहीं है। When you are talking about representation to different continents, you have to get representation from Africa. आपको लैटिन अमेरिका से भी representation चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है, यही आपसे रिक्वेस्ट होगी that you have, देखिए, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई और मैं जयंत सिन्हा जी को भी इस चर्चा में मैं लाना चाहूंगी। जयंत जी, ये चर्चा के दो हिस्से हैं, एक तो ये कि यूके की अब स्थिति क्या है दुनिया में, और दूसरा ये कि यूएन की क्या स्थिति है दुनिया में। मैंने यूएन की बात की, पूछा एम्बेसडर सज्जनहार से। मैं जयंत जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यूके की क्या स्थिति है, यूके को कौन और किस गंभीरता से दुनिया में लोग लेते हैं, ये इस चर्चा का एक बहुत अहम हिस्सा है। और आप बताइए इस वक्त कि यूके का वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त क्या स्टैंडिंग है? देखिए गौरी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं जयंत सिन्हा नहीं हूं, जयंत कृष्णा हूं जी, माफी चाहती हूं, जयंत कृष्णा जी। और दूसरी चीज ये कि ये जाहिर सी बात है कि आपने जो यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीग ऑफ नेशंस के पतन के बाद एक दुनिया ने सोचा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्रिएट होगा, जो दुनिया में जो इनजस्टिस होगा या इस तरह का इन्वेजन्स होंगे या दुनिया के अलग अलग पहलू में एक स्टेबलाइजर और रेगुलेटर और आप कुछ भी चीज कह दीजिए, उसका रोल करेगा। तो इस समय मुझे लगता है कि आप देखिए वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है, या यूक्रेन और रशिया का रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन पे, उसमें यूएन को देखा गया है काफी इनइफेक्टिव रहा है। तो मुझे लगता है कि यूएन को अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करें और उसमें भारत को इंक्लूड करें, क्योंकि भारत कोई इस समय कोई मामूली देश नहीं है। ये 5वीं सबसे बड़ी दुनिया में 2 लड़ाइयां हो रही हैं जयंत जी, और दोनों लड़ाइयों में मध्यस्थता की बात भारत ही कर रहा है। दुनिया यही कह रही है अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है इस वक्त तो भारत कर सकता है। वो यूएनएससी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो इस वक्त बहुत अहम भूमिका निभा रहा है इन दोनों लड़ाइयों के बारे में, और उनको रोकने में वो काफी एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गौरी, प्रधानमंत्री हमारे जिस तरह से रशिया गए, यूक्रेन गए और दोनों जगह फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर की बात करी और वॉर को जल्दी खत्म करने की बात करी, और द फैक्ट इज कि वॉर में कोई जीतता नहीं है, दोनों मुल्क वो हारते हैं। वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी एक्टिविज्म दिखाकर और एक वो ग्लोबल लीडरशिप को एक्वायर का एक स्टेटस एक्वायर करके उसमें पहल करी है। ये एक अच्छी चीज है। और वैसे भी भारत, अगर आप यूक्रेन और रशिया को छोड़ भी दीजिए, तो ग्लोबल साउथ की एक बहुत इफेक्टिव वॉइस के रूप में उभरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आना उसको स्ट्रेंथन करेगा यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन को। और मुझे लगता है जी नरेश जी, मैं आपसे अपनी क्रेडिबिलिटी का खुद ही ख्याल रखना चाहिए और इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और ये कोई कास्ट एंड स्टोन तो है नहीं कि 5 ही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हो, जिनके पास जो पावर हो। नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 5 क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, ये एक अलग चर्चा है। बट नरेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है कि हमें लगता है कि यूके को जरूर होना चाहिए यूएनएससी में। एक टाइम था हम बोलते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, पर आज की तारीख में उगता सूरज तो भारत है, यूके नहीं है। लोगों ने बोला अब हैज बीन हो चुका है यूके। बिल्कुल है, और बहुत सारे देश दुनिया के ये मानते हैं कि भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ना केवल अपने को, जो कि भारत अपने आप में 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी है, पूरी दुनिया की 1/6 आबादी तो भारत में ही है, तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि वो तीसरी दुनिया को इस समय रिप्रेजेंट करता है। चीन कहता है
कि वो भी तीसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन का स्वर कोई इतना ज्यादा मजबूत है। चीन सिर्फ अपनी अपनी बात करता है, और इसके अलावा चीन जो है निष्पक्ष, उसका दृष्टिकोण कभी नहीं रहा, इसलिए भारत से लोगों को ज्यादा उम्मीद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रिटेन की सदस्यता को खत्म कर दें। ब्रिटेन की सदस्यता के रहते हुए भी भारत उसका सदस्य हो सकता है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस समय दुनिया में एक ही महाशक्ति बची है, वो है अमेरिका। और अमेरिका इस समय दरअसल पूरी दुनिया का जो एजेंडा है वो तय करता है। जो आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कमजोर हो गया, क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बनाने वाले जो देश हैं वो काफी अलग हो गए हैं, वो बहुत कमजोर हो गए। रशिया कोई बड़ी पावर नहीं रहा, चीन जो है बड़ी पावर है, लेकिन वो भारत को समर्थन नहीं दे रहा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने के लिए चीन का समर्थन जरूरी है, जो चीन देने को तैयार नहीं है। दुनिया तो की ये भी सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है वो भारत है, और वो कैसे नहीं यूएनएससी का हिस्सा हो सकती, ये अपने आप में यूएनएससी को सोचने की जरूरत है। बट लेकिन जैसा मैंने कहा, एंड मैं फिर से यही कहूंगी, और एम्बेसडर सज्जनार आपको मैं लेके भी आऊंगी इस चर्चा में, वो ये कि इस चर्चा के दो हिस्से हैं। यूएनएससी में बदलाव जरूरी है, वो तो सबको पता है, बट जो यूएनएससी अभी है इस वक्त, जो ये 5 देश हैं, क्या वो अभी की स्थिति को दर्शाते हैं? क्या यूके इस वक्त दुनिया को मार्गदर्शन दे सकता है? आखिरी बारी वीटो कब यूज किया था यूके ने, मैं बताऊंगी इस पे, बट लेकिन एम्बेसडर सज्जनार आप एक पॉइंट रखना चाह रहे थे। जी, एक पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूं, मैं इस फेवर में नहीं हूं जो यूके को वहां का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है, जो अगर यूके को बाहर निकालना है तो वो ठोस मापदंड के हिसाब से आप देखकर उसको रखिए या निकालिए। उसका कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए भारत का आना है या नहीं आना है। भारत का आना, आई थिंक हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, एंड इवन लॉर्ड करण बिलोमोरिया आल्सो सेड, जो भाई भारत को तो आना ही चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ कंसेंसस पॉइंट। अब आपका है जो उसको यूके को निकालें और तब भारत को लाए। मेरा कहना है इंडिपेंडेंटली whether UK stays or UK goes out, that doesn't bother me, that doesn't interest me. मुझे इंटरेस्ट है भारत को, मुझे इंटरेस्ट इसलिए है इस विषय में। जी, मैंने आपकी बात समझी, और आप तीनों लोग मेरे ख्याल से एक ही थ्रेड पे बोल रहे हैं, लेकिन और इसलिए मुझे लगता है मुझे इस चर्चा का दूसरा पहलू और बोलना चाहिए, ताकि हमारे दर्शकों को इस चर्चा के दोनों पहलू के बारे में पता होना चाहिए। आखिरी बारी यूके ने 1989 में वीटो यूज किया था। अब कह रहे हैं यूके की जो इकोनॉमी है वो 1% के आधार पर आगे ग्रो करेगी। यूके में की जो आबादी है 7 करोड़, करीब 3.5 करोड़ तो इंडिया का डायस्पोरा है। मतलब आप ये समझिए कि जितनी यूके की आबादी, उसका 50% तो इंडिया का डायस्पोरा है, और इंडिया जो है आगे करीब 4 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निकल आएगी। इंडिया का यूएनएससी में ना रहना ये यूएनएससी की विफलता है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और समय इस वक्त समाप्त हो चुका है, पर मुझे लगता है ये एक ऐसी चर्चा है जिस पे हम दोबारा फिर लौटेंगे। आप तीनों का एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश पे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को जाते जाते मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जहाँ तक यूके की बात है, हम भले ही ये बोल लें कि शायद अभी भी एक उगता सूरज हो या ना हो, बट एक चीज़ बहुत क्लियर है, उनको अब अपना प्रधानमंत्री भी जो है वो इंडिया से ही लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये स्पेशल पेशकश देखने के लिए।